दोस्तों, भारत की जीडीपी के सपने जितने धमाकेदार हैं, जमीन पर उतनी ही कई तकलीफें उभर रही हैं। देश के हजारों पढ़े लिखे युवा हर साल जॉब मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, पर उनमें से बहुतों को ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही। शहरों में नौकरी मेलाज देख लीजिए या ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, एक एक ओपनिंग के लिए हजारों उम्मीदवार लाइन में नजर आते हैं। दूसरी ओर, कोविड महामारी के बाद से मध्यम वर्ग के बहुत से परिवार अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति खो बैठे हैं। महंगाई और आम आम आमदनी की तंगी के बीच लोग अपनी बचत तक खत्म कर रहे हैं। ये सब संकेत इस बात के हैं कि जिस विकास को हम टिकाऊ मान रहे थे, उसमें अंदर ही अंदर बहुत सी कमजोर कड़ियां हैं। भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी यंग फोर्स के रूप में पेश तो करता है। हमारी आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, पर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा तभी मिल सकता है जब इन नौजवानों को उचित रोजगार मिले, नौजवान और युवतियों को उचित रोजगार मिले। लेकिन अफसोस यह है कि आज हालत ऐसी हो गई है कि भारत में बेरोजगारी एक गंभीर विकराल समस्या बनी हुई है। ऑफिशियल तौर पे कुल बेरोजगारी दर 7 से 8% है या उसके आसपास मंडरा रही है, और ये सीएमआई के मुताबिक जून 2024 में 9.2% तक पहुंच गई थी। पर इस एवरेज दर के पीछे कुछ और चौंकाने वाले सच छुपे हैं। युवाओं की बेरोजगारी दर आसमान छू रही है। 20 से 40 साल के युवाओं में बेरोजगारी 44% से भी ऊपर रिकॉर्ड की गई है। 44%, सोचिए। मतलब लगभग आधे युवा काम की तलाश में हैं और जॉब मार्केट उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स भी सरकारी परीक्षाओं और प्राइवेट नौकरियों के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं। महिलाओं की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। महिलाओं के लिए न सिर्फ नौकरियां कम है, बल्कि सामाजिक पारिवारिक बंधनों के कारण बहुत सी महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं बन पाती। पहले भी नहीं बन पाती थी, अब तो और मुश्किल हो गई है। जो महिलाएं काम करना भी चाहती हैं, उनमें से बहुतों को मौके नहीं मिलते। इसका नतीजा यह है कि महिला बेरोजगारी दर 18% के आसपास है, जो कि नेशनल एवरेज से दुगनी से भी ज्यादा है। सोचिए, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो केवल 28% महिलाएं ही काम कर रही हैं या काम की तलाश में हैं। बाकी अधिकांश या तो घर के काम संभाल रही हैं या निराश होकर जॉब मार्केट से बाहर हैं। दुनिया की एक बढ़ती इकोनॉमी के लिए एक खटकने वाली बात है कि हम अपनी आधी आबादी को उत्पादक कामों यानी प्रोडक्टिव जॉब्स में लगा ही नहीं पा रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि नौकरियों की कमी से न सिर्फ युवा वर्ग में निराशा है, और इसका एक प्रतीक 2022 में अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना के खिलाफ हुए आंदोलन में आपने और हमने देखा ही था। बल्कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं और उन पर भी दबाव है बहुत ज्यादा। बेरोजगारी के कारण मजदूरों, कर्मचारियों की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है क्योंकि सप्लाई बहुत है, जिसके चलते कई जगहों पर वेजेस यानी वेतन दबाव में है, उन्हें कम दिया जा रहा है। बहुत बड़ा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां काम तो है पर न जॉब सिक्योरिटी है, न रेगुलर इनकम। ये सब मिलकर एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति बना देते हैं जहां लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं और खर्च करने से काफी डरते हैं, क्योंकि नौकरी और आमदनी का तो भरोसा नहीं है। लिहाजा वो खर्च करना बंद कर देते हैं। हम जानते हैं कि मध्यम वर्ग किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यही वर्ग सबसे ज्यादा कंज्यूम यानी उपभोग करता है और सबसे ज्यादा सेविंग्स यानी बचत भी करता है। तो भारत में पिछले दिनों तक ये मध्यम वर्ग बढ़ रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी और सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस वृद्धि को करारा झटका मिला है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 2020 में ही भारत के मध्यम वर्ग से 3.2 करोड़ लोग नीचे खिसक गए, यानी वो मध्यम वर्ग से गरीब वर्ग में चले गए। 2019 में जहां 9.9 करोड़ लोग मिडिल क्लास इनकम में थे, मतलब दिन का 10 से $20 कमाने वाले उसमें शुमार होते थे, 2020 में ये संख्या सिर्फ 6.5 करोड़ रह गई,
10 से 6.5 करोड़ पहुंच गई। यानी एक ही झटके में 32 मिलियन लोग, 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए। और ये 30% से ज्यादा की गिरावट थी। देश के मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा फिर से गरीबी के खतरे की ओर ढकेल दिया गया। इसी दौरान अनुमान है कि लगभग 7.5 करोड़ एक्स्ट्रा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मतलब जो लोग थोड़ी बहुत बचत जोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महामारी के बाद रिकवरी आने पर कुछ हद तक मध्यम वर्ग फिर उभर रहा है, पर अभी भी हम 2019 वाली स्थिति पर वापस नहीं पहुंच पाए हैं। मिडिल क्लास के बहुत से परिवार आज वेल ड्रेस्ड गरीबी की हालत में हैं। यानी दिखावे को तो शायद उनके पास स्मार्टफोन, टीवी, एक गाड़ी वगैरह है, पर महंगाई, ईएमआई और रूखी आमदनी के चलते ना उनके पास बचत है, न खर्चे लायक पैसा। हालत कुछ वैसी ही है जो गरीबी के दौर में होती थी। एक भी बड़ी इमरजेंसी जैसे कोई बीमारी या नौकरी छूट जाना पूरे परिवार को फिर से कंगाली की कगार पर ला सकती है। ये जो मध्यम वर्ग का तबका है, ये बढ़ने के बजाय उल्टा कुछ सिकुड़ गया है। तो जब तक भारत में एक मजबूत और विस्तृत मध्यम वर्ग नहीं बनता, तब तक विकास को जन स्तर पर गति, मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें असंभव ही समझिए। एक और पैमाना जिससे हम देख सकते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो है घरेलू बचत दर, यानी हाउस होल्ड सेविंग रेट। घर में क्या बचता है। भारत परंपरागत रूप से सेवर्स का देश माना जाता है, यानी लोग बचाते हैं खर्च करने से ज्यादा। लोग आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा भविष्य सुरक्षा के लिए जोड़ते थे। पर अब कुछ बदलाव आ रहे हैं। रिजर्व बैंक के रीसेंट डेटा के मुताबिक भारत की नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग यानी बचत 2023 में जीडीपी का सिर्फ 5.5% के बराबर थी, जो पिछले 47 सालों में सबसे कम है। एक अर्थशास्त्री ने इस गिरावट को ड्रामेटिक बताया कि मतलब बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब है कि लोग या तो इतना कमा ही नहीं पा रहे हैं कि बचत कर सकें, या फिर महंगाई और कर्जों को चुकाने में उनकी अधिकतर आमदनी खर्च हो जा रही है। साथ ही परिवारों पर कर्ज का बोझ तेज गति से बढ़ रहा है, और उस अवधि में हाउस होल्ड बोरोइंग्स यानी उधार भी जीडीपी का 5% तक पहुंच गया है, जो कि 1970 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। एक कारण यह भी है कि लोग आजकल खुद की आमदनी पूरी ना पड़ने पर खर्च के लिए उधार ले रहे हैं। उधार लेने का सबसे तेज बढ़ता सेगमेंट अब कंजम्पशन लोन है। आप उनके ऐड आए दिनों फेसबुक, टीवी पर देखते होंगे। यानी लोग खाना पीना, शादी ब्याह, इलाज या टीवी, फ्रिज जैसे सामान खरीदने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। इसका सीधा मतलब है बहुत से परिवारों की आमदनी इतनी नहीं बढ़ रही है कि वो बिना कर्ज लिए अपना खर्चा चला सकें। अपनी बचत खत्म करके और उधार लेकर लोग गुजारा करने को मजबूर हैं, और ये किसी भी इकॉनमी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। बचत दर की गिरावट का असर सीधा भविष्य पर पड़ता है। आज बहुत से परिवारों के पास न तो इमरजेंसी के लिए कोई कुशन है, ना ही लंबे समय का इन्वेस्टमेंट जिससे बच्चों की हायर एजुकेशन या अपना घर, उसके लिए फंड किया जा सके। ये आर्थिक अविश्वास का माहौल दर्शाता है, जहां लोग कल को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित हैं। देश की जीडीपी का 70% हिस्सा घरेलू कंजम्पशन से आता है। यानी लोग घर पे क्या खर्च करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, वो जो कंजम्पशन होती है उससे आता है देश की जीडीपी का 70% हिस्सा। पर अगर मध्यम और निचले वर्ग के लोगों की खरीदने की क्षमता कमजोर रहेगी, तो ये कंजम्पशन से ड्रिवन जो ग्रोथ है, जो विकास दर है, वो नहीं आ पाएगी। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह जीडीपी ग्रोथ के बावजूद बेरोजगारी, असमानता और कमजोर डिमांड की समस्याएं उभर रही हैं। ये सब संकेत इस बात के हैं कि भारत का वर्तमान ग्रोथ मॉडल उतना टिकाऊ नहीं है। अगर विकास का फल सिर्फ एक छोटे से तबके को मिलता है, और आप देख रहे हैं लग्जरी ग्रोथ की सेल बढ़ रही है, तो अगर उस छोटे से तबके को ही मिलता रहे और बाकी लोगों को ना मिले, तो ऐसी ग्रोथ आगे चलकर अपने ही बोझ से धंस सकती है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार इस संदर्भ में कहा था कि
इंडिया को अपनी ग्रोथ को ड्यूरेबल बनाने के लिए इसे सबके लिए फायदेमंद बनाना होगा। यदि युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, महिलाएं अर्थव्यवस्था से बाहर रहेंगी, मध्यम वर्ग नहीं बढ़ेगा और आम लोगों के हाथ में खर्चने लायक पैसे नहीं होंगे, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य खाली एक खोखला संख्या बनकर रह जाएगा। टिकाऊ विकास के लिए कुछ बुनियादी बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले तो नौकरी पैदा करने वाले क्षेत्रों में पर ध्यान देना होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एमएसएमई हो, लघु उद्योग या सेवा का क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन तक लाना होगा ताकि नए व्यवसाय और स्टार्टअप फले फूले और रोजगार का सृजन करें। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन आदमी जो इंसान जो है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीडीपी का और बड़ा अंश खर्च करना ही होगा। भारत फिलहाल सिर्फ अपना 8.6% हिस्सा जीडीपी का सामाजिक सुरक्षा और वेलफेयर पे खर्च करता है, जो विकसित देशों से बहुत कम है। इसको बढ़ाकर गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए उत्तम शिक्षा, पोषण और हेल्थ फैसिलिटीज पैदा करनी होंगी। तीसरा, गरीबी और असमानता घटाने के लिए टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस की आवश्यकता है। जैसे गांव में एनआरईजीए रोजगार गारंटी थी, इसको और मजबूत बनाना होगा। शहरों में रोजगार के लिए नए वर्कफोर्स प्रोग्राम्स लाना, किसानों के लिए उचित सपोर्ट प्राइस और बीमा सुरक्षा एक्सेट्रा। चौथा, टैक्स और सब्सिडी का रुझान ऐसा हो जिससे इनइक्वालिटी कम हो। उदाहरण के लिए सबसे अमीर लोगों पर थोड़ा अधिक वेल्थ टैक्स या सुपर टैक्स लगाकर उससे प्राप्त राजस्व को गरीब मध्यम वर्ग के अपलिफ्टमेंट में लगाया जा सकता है। एक अध्ययन बताता है कि सिर्फ 167 सबसे अमीर परिवारों पर 2% का वेल्थ टैक्स लगाने से 0.5% ऑफ नेशनल इनकम के बराबर रेवेन्यू आ सकता है, जिसे हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसे कदमों से विकास का फल भारत की जनता में ज्यादा समान रूप से बंट सकता है। अंततः भारत के पास मौका है अपने विकास की दिशा को सुधारने का। महिलाओं को अर्थव्यवस्था में भागीदारी का मौका दे सकते हैं, गरीब को सुरक्षा और अवसर दे सकते हैं और मध्यम वर्ग का फैलाव कर सकते हैं। तो देश की ग्रोथ एक नए, अधिक स्थिर पाथवे पर आ सकती है। तब जाकर हम खुलकर न केवल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली इकोनॉमी का जश्न मना पाएंगे। अभी जो $4 ट्रिलियन जीडीपी का जश्न है, वो तभी सार्थक बनेगा जब हर भारतीय के चेहरे पर सुख और समृद्धि की झलक आ सकेगी।